प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के कारण आपका जो पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया है और उसमें ये अंतिम कविता है आपकी कन्यादान ऋतुराज द्वारा रचित है ये। और कवि ने बड़ा ही आज का जो समाज का जो समस्या है या आज के प्रासंगिक विषय है वो ये है कि लड़कियों को दहेज के कारण मारा जाता है या लड़कियां बहुत ही भावुक होती हैं, भावनात्मक रूप में वो जो ससुराल पक्ष है उनकी बातों में आ जाती हैं, जिसके कारण उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। और इसी प्रसंग में ये कविता लिखी गई है कि जो लड़की होती है वो अपने माता पिता के घर में बड़े ही लाड़ प्यार से पलती है और उसको उसके जो घर वाले हैं कभी उसको दुखों का एहसास नहीं होने देते। जितने सुख वो देना चाहते हैं उसको देते हैं। और लड़की भी जब उसकी नई नई शादी होती है तो वो अपने घर की तरह ही अगले घर में जाती है और ये सोचती है कि वैसा ही मुझे माहौल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो माँ जो अपने जीवन का अनुभव है वो माँ अपनी बेटी को ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में मैंने जो सीखा या देखा उससे वो सबक लेकर अपनी बेटी को जीवन में कोई पछतावा ना हो या उसको धोखा ना हो और वो कोई किसी प्रकार का शोषण का शिकार ना हो। जो माँ अपनी बेटी के साथ सारी बातें करती थी उसके पास रहने पर, तो वो सारे दुख दर्द बांटती थी, उसी बेटी को ये समझाने का प्रयास करती है कि अपने जो भावी जीवन है उसमें वो दुख ना सहन करे और उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो जैसे वो विदा होती है तो उसकी जो माँ की जो दशा होती है उसमें माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है वो इस कविता में बताया गया है। तो आइए करते हैं कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख का बाँचना नहीं आता था। प्रामाणिक होता है बिल्कुल वास्तविक। माँ का जो दुख था बेटी की विदाई पर बहुत ही सच्चा था, वास्तविक था। लड़की को दान में देते वक्त, कन्यादान कहते हैं लड़की को जब ससुराल वालों को देते हैं तो उसको कहते हैं लड़की के हाथ पीले कर दिए, उसका कन्या का दान कर दिया। तो कन्यादान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ससुराल वालों को दे दी जाती है, मतलब अब उसी का ससुराल ही उसका घर है। तो कवि कह रहे हैं लड़की को दान में देते वक्त उसका जो दुख था वो वास्तविक था, क्योंकि उसको मन में शंका थी, पता नहीं मेरी बेटी सुखी रहेगी या दुखी रहेगी, अगला जो परिवार है वो उसको कैसा रखेगा। तो इसीलिए वो उसको आगे समझा रही है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के लिए बेटी उसकी अंतिम पूंजी होती है, बहुत ही मतलब दिल के करीब होती है। उसको अपनी बेटी के सिवाय और कोई भी प्यारा नहीं होता। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी समझदार नहीं थी, क्योंकि उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया था। माँ बाप ने बड़े ही उसको नाज और नखरों से पाला था, बड़े ही प्यार से पाला था। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि लड़की अभी समझदार नहीं थी और वो बहुत ही भोली और सरल थी, सीधे साधे स्वभाव की थी, यानी उसको क्या चालाकी नहीं आती थी। कि उसे दुख का आभास होता था लेकिन उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख का बाँचना नहीं आता था। कवि कह रहे हैं कि उसको सुख का आभास का मतलब सुख का तो पता था क्योंकि उसको माता पिता ने दिए थे, लेकिन दुख उसको कभी समझ नहीं आया था क्योंकि दुख से माता पिता ने उसको दुखों में कभी डाला ही नहीं था और ना ही उसको दुखों तक पहुंचने दिया था। जो दुख आते थे वो अपने ऊपर झेलते थे और बेटी को हर प्रकार का सुख देते थे। तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, तो उसको दुख की समझ नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह उस बच्चे की तरह थी जिसको पढ़ना तो आता था। धुंधले प्रकाश का मतलब जैसे कुछ मध्यम प्रकाश हो जिसमें हम किसी पंक्ति को पढ़ रहे हों, तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को उस कुछ तुक तो लगाने आते थे। जैसे कविता को हम पढ़ लेते हैं जब आपको सरलार्थ नहीं करवाए जाते या किसी और कक्षा की आप कविता पढ़ रहे होते तो कविता तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके सरलार्थ नहीं आते। तो उसी तरह पाठिका का मतलब वो पढ़ तो लेती थी धुंधले प्रकाश में, कि दुनियादारी तो देखी थी लेकिन उस पाठिका की तरह थी वो जिसने धुंधले प्रकाश में तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ तो लिया था लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया था। अर्थात दुनिया तो देखी थी लेकिन दुखों के बारे में, यानी दुनिया दुख कैसे देती है इसके बारे में उसको नहीं पता था। मैं यहाँ तक फिर करती हूँ कि माँ का जो दुख था वो बिल्कुल वास्तविक था जब उसने अपनी बेटी को विदा किया या ससुराल के लिए कन्यादान किया।
उसको ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ लूट गया है, क्योंकि माँ के लिए बेटी ही उसकी अंतिम या आखिरी पूंजी, यानी सब कुछ माँ के लिए बेटी ही होता है, क्योंकि वो अपने दुख सुख अपनी बेटी के साथ ही बांटती है। लेकिन अभी लड़की क्योंकि माता पिता के घर रही थी, सुख सुविधाओं में रही थी, तो उसको वह इतनी समझदार नहीं थी कि उसको दुनियादारी का पता हो। वह बिल्कुल भोली भाली और सरल थी। उसे सुख का तो आभास होता था, लेकिन दुख उसे समझ नहीं आया था। अर्थात उसने माता पिता के घर में सुख ही देखे थे, दुखों की जानकारी नहीं थी। तो वह तो उस पाठिका की तरह थी जो धुंधले प्रकाश में पुस्तक और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ सकती थी, लेकिन उसके अर्थ समझ में नहीं आते थे। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, जब वो बेटी विदा होती है तो माँ क्या कहती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना होता है आकर्षित होना। जब शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है दुनिया में हमसे सुंदर कोई नहीं है। तो बेटी को भी कह रही है कि पानी जो है कई तरह से प्रयोग में आता है, वो आकर्षण भी देता है और डूबकर उसमें मर भी सकते हैं। तो वो माँ यही कह रही है कि पानी में झांककर चेहरे पर मत रीझना, अपने आकर्षण में मत डूब जाना। दुनिया तुम्हें किस तरह धोखा दे सकती है, शोषण कर सकती है, उसका भी ध्यान रखना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जो आग होती है उस पर रोटियां भी सेकी जा सकती हैं और उस पर जलकर मरा भी जा सकता है। यानी कोई जल के ये इतना अधिक शोषण हो कि जल के मर जाए, उससे बचकर रहना। यानी तुम सजग सचेत और दृढ़ बनकर रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, तो आग का प्रयोग आग के लिए ही करना, रोटियों के लिए ही करना, उसमें जलकर मरने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। फिर उसकी माँ कह रही है कि नई नई जब शादी होती है तो लड़की को बड़ा ही चाव होता है वस्त्रों और आभूषणों का, और वो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती है। तो वो कह रहे हैं शाब्दिक भ्रम की तरह, वो जैसे शब्द भ्रम में डाल देते हैं, उसी तरह वस्त्र और आभूषण का आकर्षण भी लड़की को भ्रम में डाल देता है। और जो उसके ससुराल वाले हैं वो उसको अनेक प्रकार से धोखा दे सकते हैं, उसका शोषण कर सकते हैं, उसको झूठा उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि इस तरह वो माँ कह रही है कि इस तरह के ये जो वस्त्र और आभूषण हैं लड़की के लिए बंधन हो जाते हैं जीवन भर के लिए। अर्थात वो उस बाहरी आकर्षण में ही डूबी रहती है और शोषण का शिकार होती रहती है। इसीलिए माँ कह रही है कि तुम लड़की तो हो, यानी लड़की के अंदर जो कोमलता होती है, स्वाभाविक जो आदर मान सम्मान दूसरों के प्रति है, वो लड़की के अंदर होना चाहिए। तुम ससुराल में सबका मान आदर सम्मान करना और कोमलता बनाए रखना, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर आन पड़े, यानी तुम्हारा शोषण हो, तो लड़की जैसे दिखाई मत देना, यानी कमज़ोर मत बनना। लड़की को कमज़ोर माना जाता है। तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ना या अपनी बचाव में हमेशा सजग रहना, सचेत रहना, यही माँ उसको संदेश देना चाहती है कि आधुनिक समाज की जो दशा है उसमें लड़कियों का जो शोषण होता है उसके लिए माँ बड़ी चिंतित है कि भी मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। इसलिए वो कह रही है कि तुम हमेशा सजग रहना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर, माँ कहती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे को, अपनी सुंदरता पर आकर्षित मत हो जाना। पानी डूब कर मरने के लिए भी होता है, इसलिए और शोषण से बचना। आग जैसे रोटियां सेकने के लिए होती हैं, लेकिन उसमें जल मरने के लिए नहीं। तो तुम अपने आप को बचा कर रखना। जिस तरह वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह होते हैं, वो लड़की को बंधन में जीवन भर के लिए बांध देते हैं, क्योंकि लड़की वस्त्रों और आभूषण के लालच में शोषण का शिकार होती रहती है। और इसीलिए माँ कह रही है कि तुम लड़की जैसे स्वाभाविक गुण तो ले लेना, सबका मान आदर सम्मान करना, कोमल स्वभाव बनाए रखना, लेकिन जब तुम्हारा शोषण की पर आ जाए, तुम्हारा शोषण हो, तो तुम अपनी मजबूती पर अड़िग रहना, या तुम अपने दृढ़ विचार बनाकर रखना, सजग और सचेत रहना। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ी अच्छी प्रेरणादायक कविता है और आपको समझ में आ गई होगी। और जीवन में सभी अपने ऐसे ऐसे विचारों को बनाकर रखें, यही कवि कहना चाहते हैं माँ के माध्यम से बेटी को खासकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सरलार्थ समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आपको वीडियो मैं बनाती रहूँगी। आपकी काफ़ी सारा अभी पाठ्यक्रम रहता है, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।